Seated social sign SST. भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव को वृत्तांत। एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। अशोक के अभिलेख की लिपि। मानवाधिकार की वैधता घोषणा। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत। बी आर अम्बेडकर के अनुभवों का विवरण। बी आर अम्बेडकर एक प्रमुख सामाजिक सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। भारत लौटने के बाद रहने के लिए जगह खोजने में उनके भेदभाव के अनुभव भारतीय समाज में व्यवस्थित जाति आधारित भेदभाव को उजागर करते हैं। उनके विवरण पर चर्चा भेदभाव को समझने और उस पर चर्चा करने के लिए एक वास्तविक दुनिया पर उदाहरण प्रदान करती है, जिससे यह भेदभाव के विषय को समझने के लिए एक प्रासंगिक संसाधन बन जाता है। एक महिला द्वारा कपड़े धोने के विज्ञापन। यह भेदभाव के विषय से सीधे संबंधित नहीं है। ऐसे विज्ञापन आमतौर पर भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय उत्पादों के विपणन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अशोक के शिलालेख का पाठ। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से सम्राट अशोक के नीतियों और उद्देश्यों से संबंधित हैं, जो नैतिक शासन पर केंद्रित है। हालांकि वे ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वह भेदभाव के आधुनिक विषय से सीधे संबंधित नहीं है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। हालांकि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार की वकालत करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। यह विशेष रूप से व्यक्तिगत आह्वानों या भेदभाव के उदाहरणों को संबोधित नहीं करता है, जिससे यह भेदभाव के विषय पर केंद्रित चर्चा के लिए एक प्रासंगिक हो जाता है। विविधता विषय पर कायर देते हुए एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित है? विद्यार्थियों को पिछली परीक्षा में आए अंकों को घटते क्रम में विषयाधिष्ठित समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। विद्यार्थियों के सुविधानुसार आगे से पीछे की क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार। विद्यार्थी विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? विषयाधिष्ठित समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। विषयाधिष्ठित समूह छात्रों को समूह में
संगठित करने की एक विधि है जिसमें उनकी योग्यताओं, पृष्ठभूमि, कौशलों और विशेषताओं का विविध मिश्रण शामिल होता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को विविधता पर एक कार्य के लिए छोटे छोटे समूहों में विभाजित करना चाहती है। यह कार्य विविधता पर केंद्रित है, इसलिए छात्रों को यादृच्छिकता के आधार पर समूहीकरण करने से यह सुनिश्चित होता है कि समूह क्षमताओं, दृष्टिकोण और पृष्ठभूमियों की दृष्टि से विविधतापूर्ण हो। इससे छात्रों को एक दूसरे से सीखने और विभिन्न दृष्टिकोणों की सराहना करने का अवसर मिलता है। विभिन्न कौशल और ज्ञान स्तर वाले छात्रों को मिलाने से सहयोग को बढ़ावा मिलता है और छात्रों को उनके संचार और टीम वर्क कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। यह समूह को बहुत अधिक समरूप बनने से रोकता है, जिससे चर्चा और सीखने का दायरा सीमित हो जाता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि खेल पर आधारित विषय यादृच्छिक समूह छात्रों के छोटे समूह बनाने का सबसे प्रासंगिक तरीका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? शाहजहां ने मुगल शहर तैयार करने में योगदान न किया भूमिका निभाई। प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है? सरकार क्या कर रही है इस पर? सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता किस प्रकार आपकी सहायता करती है? निर्दिष्ट उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। व्याख्या कीजिए। जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारक है। चर्चा कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है? सरकार क्या कर सकती है इस पर? सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता किस प्रकार अपनी सहायता करती है? एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तथ्य हो। व्याख्या कीजिए। जल की उपलब्धता बस्तियों प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है। चर्चा कीजिए। आलोचनात्मक चिंतन अवलोकन, अनुभव, तर्क या संचार से एकत्रित जानकारी का सक्रिय और कुशलतापूर्वक विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण करने की प्रक्रिया है। शाहजहानाबाद में मुगल शहर की रूपरेखा में यमुना की क्या भूमिका थी? इस प्रश्न में छात्र से शहर योजना को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का विश्लेषण करने की अपेक्षा की गई है, जिससे उन्हें इस बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि प्राकृतिक संसाधन मानव बस्तियों को कैसे आकार देते हैं। प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन
ہے؟ سرکار کیا کر رہی ہے؟ اس پر سوچنا پراپت کرنے میں پریس وارتا کیسے کس پرکار آپ کی سہایتا کرتی ہے؟ یہ پرشن چھاتروں کو لوکتنتر میں میڈیا کی بھومکا کا ملیانکن کرنے، پریس کانفرنس کے ادیش کو سمجھنے اور جنتا تک سوچنا کیسے پہنچائی جاتی ہے، اس آلوچناتمک ملیانکن کرنے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ ایک لوک سیوک کے لیے یہ آوشک ہے کہ وہ راجنیتک روپ سے تٹستھ ہو ویاکھیا کرے۔ اس پرشن میں چھاتروں کو سول سیوا کے نیتک اور کریاتمک پہلوؤں پر وچار کرنے کی آوشکتا ہے، جس سے انہیں شاسن کی تٹستھتا کے مہتو کے بارے میں گمبھیرتا سے سوچنے کے لیے پروتساہت کیا جا سکے۔ جل کی اپلبدھتا بستی پرتیروپ کو پربھاوت کرنے کا ایک مکھ کارک ہے۔ چرچا کریں۔ یہ پرشن چھاتروں کو پرتکریا سنسادھنوں اور مانو بستیوں کے بیچ سمبندھوں کا پتہ لگانے کے لیے کہتا ہے، جو پریاورنیہ اور سماجک کارکوں کے مہتوپورن وشلیشن کو پروتساہت کرتا ہے۔ کچا کچ کی دیواروں پر بھارتی سنویدھان کے ادھرت مولک ادھیکاروں اور کرتووں کو لکھا گیا ہے۔ یہ بچے کو مکھتہ کے دوارا سکھاتا ہے: یاد کرنا، ترک دینا، اولوکن کرنا، کلپنا کرنا۔ کچا کچ کی دیواروں پر بھارتی سنویدھان کے ادھرت مولک ادھیکاروں و کرتووں کو لکھا گیا ہے۔ یہ بچے کو مکھتہ کے دوارا سکھاتا ہے: اولوکن، اولوکن۔ کچا کی دیوار پر مولک ادھیکاروں اور کرتووں کو پردرشت کرنے سے اولوکن کے مادھیم سے سیکھنے کو بڑھاوا ملتا ہے۔ مولک ادھیکار اور کرتووں کو دیواروں پر لگانے پر چھاتروں کو پورے اسکول دیوس میں بار بار یہ جانکاری ملتی ہے۔ جب چھاتر نیمت روپ سے ان پردرشنوں پر اولوکن کرتے ہیں تو اس سے ان کی سمجھ مضبوط ہوتی ہے اور جانکاری یاد رکھنے میں یہ مدد ملتی ہے۔ یہ درشٹی کون درش واتاورن میں سیکھنے کو ایکیکرت کرتا ہے، جس سے چھاتروں کے لیے لگاتار سمپرک کے مادھیم سے سامگری کو یاد رکھنا اور اسے جوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیواروں پر ان پرمکھ اودھارناؤں کی اپستھتی ایک درشیہ سنکیت کے روپ میں کاریہ کرتی ہے، جو چھاتروں کو مہتوپورن جانکاری کو ادھک پربھاوی ڈھنگ سے یاد رکھنے اور آتمسات کرنے میں مدد کرتی ہے، بجائے اس کے کہ اسے کیول پاٹھیہ پستکوں یا ویاکھانوں کے دوران پرستت کیا جائے۔ جب شیکشک وشے وستو کو کچا کے واتاورن میں ایکیکرت کر دیا جاتا ہے جو ہے تو وہ ودیارتھیوں کے سیکھنے در کا سوابھاوک حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ جانکاری ہمیشہ موجود رہتی ہے جو نرنترتا اور سمجھ کو سمرتھن دیتی ہے۔ اس سے ہم یہ نسکرش نکال سکتے ہیں کہ کچا کی دیواروں پر مولک ادھیکاروں اور کرتووں کو پردرشت سے بچے مکھ روپ سے اولوکن کے مادھیم سے سیکھیں گے۔ آپ اپنے چھیتر کے بھوکمپ پیڑت ویکتیوں کی واستوک و صحیح استھتی کے بارے میں جانکاری ایکترت کرنے کے لیے کس ودھی کا پریوگ کریں گے؟ پریوجنا ودھی، سمسیا سمادھان ودھی، کھوج یا پوچھ تاچھ ودھی، سرویکشن ودھی۔ آپ اپنے چھیتر کے بھوکمپ پیڑت ویکتی کی واستوک و صحیح استھتی کے بارے میں جانکاری ایکترت کرنے کے لیے کس ودھی کا پریوگ کریں گے؟ سرویکشن ودھی۔
सर्वेक्षण विधि व्यक्तियों को समूहों में से उनकी स्थिति, राय, व्यवहार या विशेषताओं का आकलन करने के लिए डेटा एकत्र करने का एक व्यवस्थित तरीका है। सर्वेक्षणों में आमतौर पर प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है जिसे मानकीकृत किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक प्रयोगकर्ता केवल एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे एक समान डेटा एकत्र करने में मदद मिलती है जिससे प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण और तुलना करना आसान हो जाता है। सर्वेक्षण पद्धति आपको जनसंख्या के प्रतिनिधि नमूने का चयन करके बड़ी संख्या में लोगों से जानकारी एकत्र करने की अनुमति देती है। इससे विभिन्न समूहों पर भूकंप के प्रभाव की व्यापक समझ प्राप्त करना संभव हो जाता है। सर्वेक्षण का उपयोग करके आप भूकंप पीड़ितों या प्रभावित लोगों से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे आप उनकी स्थिति के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी एकत्र कर सकते हैं तथा हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपके क्षेत्र में भूकंप पीड़ितों की वास्तविक और सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण पद्धति सर्वोत्तम है। समस्या समाधान पद्धति व्यक्तियों को समस्या की पहचान करने और समाधान खोजने में संलग्न करती है। यह डेटा संग्रह के बजाय आलोचनात्मक सोच और समाधान विकसित करने के बारे में अधिक है। परियोजना विधि इसमें छात्रों या प्रतिभागियों को एक प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है जो समय के साथ किसी विशेष विषय की गहराई से खोज करता है। सीखने के लिए उपयोगी होते हुए भी यह आपदा पीड़ित पर तुरंत वर्तमान डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण नहीं है। पूछताछ विधि इसमें अक्सर अधिक खुले, अंतर और खोजपूर्ण तरीके से प्रश्न को खोज और जांच शामिल होती है। यह व्यवस्थित डेटा संग्रह के बजाय गहरी समझ और अन्वेषण के बारे में अधिक है। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, रोजगार के सगे संबंधियों को नौकरी देना, किसी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपचार करना, जिन राज्यों के प्रतिनिधि का मंत्री चुनकर आते हैं उन्हें राज्य के लोगों को नौकरी देना। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपचार देना सही आरक्षण और समानता का अधिकार। भारतीय संविधान ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 विशेष रूप से राज्य को नागरिकों को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। आरक्षण के इस रूप को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य एक समान खेल का मैदान बनाना है। भाई भतीजावाद के आधार पर नौकरी सुनिश्चित करना यह अनुमति नहीं है क्योंकि यह
योग्यता और निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। राजनीतिक नेताओं के करीब रिश्तेदारों को नौकरी देना यह भी समानता और योग्यता के सिद्धांत के खिलाफ है। उन राज्यों के लोगों को नौकरी सुनिश्चित करना जहाँ से कोई निर्वाचित प्रतिनिधि या मंत्री आता है यह भेदभावपूर्ण होगा और समान अवसर के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा। आरक्षण का ऐतिहासिक अन्याय को सुधार और उन लोगों को उचित मौका प्रदान करना है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित रहते हैं। अभिकथन और कारण को सावधानीपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। कारण सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। अभिकथन और को सावधानीपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन नैतिक मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। ये सत्य है किंतु और असत्य है। सामाजिक विज्ञान में मूल्य उन सिद्धांतों, मानकों या गुणों को संदर्भित करते हैं जिन्हें व्यक्ति, समूह या समाज उच्च सम्मान देते हैं या मूल्य व्यवहार को निर्देशित करते हैं, दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं और सांस्कृतिक या समाज के भीतर मानदंडों को आकार देते हैं। अभिकथन मूल्य को भी सिखाया जा सकता है। यह सच है क्योंकि शैक्षणिक संस्थान, परिवार, समुदाय और यहाँ तक कि मीडिया भी मूल्य को सीखने और उन्हें स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल्यों को अक्सर पाठ्यक्रम, कक्षा, चर्चा और पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल किया जाता है। नैतिक शिक्षण नैतिक दुविधाओं पर चर्चा शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा आदर्श प्रस्तुतिकरण तथा चरित्र शिक्षण जैसे संरचित कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को मूल्य प्रदान किए जा सकते हैं। कारण सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से सभी बुनियादी मूल्यों को पढ़ाया जा सकता है। यह गलत है। यह सत्य है कि सामाजिक अध्ययन कई महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखा सकता है जैसे नागरिक उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक जागरूकता, परंतु यह कहना गलत होगा कि यह सभी बुनियादी मूल्यों को सिखा सकता है। व्यक्तिगत निष्ठा, लचीलापन और आत्म अनुशासन जैसे मूल्यों को साहित्य, शारीरिक शिक्षा या जीवन कौशल पाठ्यक्रम जैसे अन्य विषयों के साथ साथ वास्तविक जीवन के अनुभवों और सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। हालांकि सभी मूल्य इस विषय के माध्यम से सबसे अच्छे तरीके नहीं सिखाए जा सकते। अन्य विषय जैसे साहित्य जो सहानुभूति और आलोचनात्मक सोच सिखा सकता है, विज्ञान जो दृढ़ और बौद्धिक ईमानदारी सीखा जाता है और कला को रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति सिखा सकता है, भी मूल्यों को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग
तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना लड़कों को समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में सहायता करना, लड़कियों को समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, लड़कों को समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय के लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लड़कों को समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में सहायता करना, लड़कों को समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान का व्यवस्था करना। बी.डी. स्कूल में लिंग तटस्थ वातावरण वह होता है जहाँ गतिविधियाँ, जिम्मेदारियाँ और भूमिकाएँ पारंपरिक लिंग रूढ़िवादिता के आधार पर निर्धारित या ग्रहण नहीं की जाती हैं। ऐसे माहौल में छात्रों को उनके लिंग की परवाह किए बिना विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका लक्ष्य एक समावेशी वातावरण तैयार करना है, जहाँ सभी विद्यार्थी किसी भी गतिविधि में भाग लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, बिना इस बात की सामाजिक अपेक्षाओं से संबंध में लड़कियों या लड़कियों के लिए एक अपवाद है। वार्षिक समारोह में स्वतंत्र स्वयं सेवा करने वाले लड़कों का एक समूह या लिंग तटस्थ है, क्योंकि स्वयं सेवा स्वाभाविक रूप से किसी भी लिंग से जुड़ी नहीं है, और यह एक ऐसी भूमिका है जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो निभा सकता है। लड़कों का एक समूह मेहमानों के लिए जलपान की व्यवस्था कर रहा है। यह भी लिंग तटस्थ है, क्योंकि जलपान की व्यवस्था करना एक ऐसा काम है जो कोई भी कर सकता है, और पारंपरिक रूप से यह उन भूमिकाओं से अधिक जुड़ा हुआ है जिन्हें रूढ़िवादी रूप से महिलाओं के रूप में देखा जा सकता है। लड़कों को ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करने से उन रूढ़ियों को तोड़ने में मदद मिलती है। रंगोली बनाती लड़कियों का एक समूह रंगोली बनाकर अक्सर एक पारंपरिक या सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में देखा जाता है, जो आमतौर पर महिलाओं से जुड़ी होती है, खासकर भारतीय संस्कृति। हालांकि यह एक मूल्य गतिविधियाँ है, लेकिन यह पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती नहीं देती। नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रही लड़कियों का एक समूह नृत्य के अवसर लड़कियों के लिए एक अधिक पारंपरिक या सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से कुछ संदर्भों में यह विकल्प पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने के बजाय उनके साथ अधिक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चे को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है, और यह नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों को पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है, ताकि छात्र इसे संदर्भ के रूप में प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस पाठ्यांक को पढ़ाने हेतु प्रासंगिक गतिविधि के रूप में लिया जाता है? प्रजातंत्र, बाजार, विविधता, हास्यकरण। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चे को कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है, और यह नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इस नियमों को पालन
की सहमति देते हैं या चार कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे के रूप में प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि के नियमन में एक प्रासंगिक को प्रधान तो प्रासंगिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। नियम बनाने और उनकी सहमति प्राप्त करने में छात्रों को शामिल करके गतिविधियों ने उन्हें लोकतंत्र की मूलभूत अवधारणाओं, नियम निर्माण, पारदर्शिता, जवाबदेही और सामूहिक जिम्मेदारी से परिचित करते हैं। शिक्षक छात्रों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने में शामिल करता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ नागरिक निर्णय लेने में भाग लेते हैं। यह तथ्य कि सभी छात्र नियमों का पालन करने के लिए अपनी सहमति देते हैं एक लोकतांत्रिक सिद्धांत को दर्शाता है जहाँ निर्णय उन नियमों से प्रभावित लोगों की सहमति और भागीदारी के आधार पर लिए जाते हैं। नियमों को लिखकर कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है जो लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रमुख तत्व है। लोकतंत्र में लोगों के पास अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की शक्ति होती है, ठीक उसी तरह जैसे इस गतिविधि में शामिल छात्रों के पास अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने की शक्ति है। यह गतिविधि छात्रों को लोकतांत्रिक भागीदारी, नियम निर्माण और सामूहिक जिम्मेदारी की मूल बातों समझने में मदद करने के लिए एक प्रारंभिक अभ्यास के रूप में काम करते हैं। नैदानिक मूल्यांकन का योजना उद्देश्य है विद्यार्थियों को लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना। नैदानिक मूल्यांकन का परियोजना उद्देश्य है विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। नैदानिक मूल्यांकन एक प्रकार का मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो शिक्षण शुरू होने से पहले यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की विशिष्ट सीखने की आवश्यकताओं, शक्तियों, कमजोरियों और संभावित चुनौतियों का निदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नैदानिक मूल्यांकन शिक्षकों को शिक्षार्थियों की विशेषताओं के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है, जैसे कि उनकी सीखने की शैली, प्राथमिकता और चुनौती। यह जानकारी व्यक्तिगत छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। नैदानिक मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य यह आकलन करना है कि नया शिक्षण शुरू होने से पहले विद्यार्थी पहले से क्या जानते हैं। इससे ज्ञान में अंतराल या गलत धारणाओं की पहचान करने में मदद मिलती है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। श्रेणियों में वर्गीकृत योगात्मक जहाँ प्लेसमेंट परीक्षणों से अधिक संबंधित है तथा आकलन निदानात्मक मूल्यांकन का एक भाग है। निदानात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य शिक्षार्थियों को सामान्य रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकन करने के बजाय अनुदेशों और निर्देश देने के उद्देश्य से विस्तृत
जानकारी प्रदान करना है।